18वीं लोकसभा के गठन के बाद अब सबकी नजरें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले आम बजट पर टिकी हैं, जो कि कल पेश होने वाला है। हालांकि इस आम बजट से पहले आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का इकोनॉमिक सर्वे संसद में पेश किया, जिसमें यह बताया गया कि सरकार का फोकस किन किन चीजों पर रहने वाला है। और इस आर्थिक सर्वे में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान देश की जीडीपी ग्रोथ 6.5 से 7% रहने का अनुमान जताया है। ये बजट अमृत काल का एक महत्वपूर्ण बजट है। कुछ घंटों बाद पेश होने वाले जिस आम बजट को प्रधानमंत्री मोदी अमृत काल का महत्वपूर्ण बजट बता रहे हैं, उससे किसानों से लेकर नौजवानों तक, नौकरी पेशा से लेकर घरेलू महिलाओं तक, छोटे कारोबारियों से लेकर बड़े उद्योगपतियों तक को बड़ी उम्मीदें हैं। उम्मीद है महंगाई से राहत की, उम्मीद है टैक्स स्लैब में छूट की, उम्मीद है उद्योगों को टैक्स में रियायत की और उम्मीद है किसानों को राहत की। दाल, सब्जी और घर के जैसे राशन है, सारे चीज महंगे हैं। अब इसके लिए क्या है, वो तो सरकार कुछ करे। इसके लिए तो आम जनता तो सभी वो चाहेगी कि हाँ कम हो जाए। कई सालों से सैलरी नहीं बढ़ी, लेकिन महंगाई बराबर बढ़ती जा रही है। महंगाई बराबर बढ़ती जाए, अगर 500 रुपए लेके जाओ सब्जी के लिए तो पता भी नहीं चलता है कि 2-3 दिन की मात्र सब्जी आती है। टमाटर 120 रुपए किलो, दाल के दाम एकदम से बढ़ गए हैं। गैस की भी यही हालत है। आज की अगर आप महंगाई दर को देखें, इन्फ्लेशन रेट को देखें, तो मुझे लगता है 8 लाख या 10 लाख मिनिमम वाला स्लैब आपका होना चाहिए, जिससे एक मिडिल क्लास आदमी कम से कम अपना घर, अपने 2 बच्चों की पढ़ाई, इसके हिस्से में जो खर्च लगता है उतना तो कम से कम टैक्स में से बचत करके कर सके। एज अ स्टूडेंट मैं एजुकेशन पे ये बोलना चाहूंगी कि एजुकेशन को एजुकेशन के जो एक्सपेंसेस है उसको एक ऐसे लेवल पे रखना चाहिए कि वेदर अ स्टूडेंट बीइंग फ्रॉम रूरल और अर्बन एरिया उसे अफोर्ड कर सके। जैसे कि हमें पता है कि एआई जो है अभी इंट्रोड्यूस हुआ है कुछ टाइम से, और वो कई लोगों के लिए बहुत थ्रेट भी बन गया है, जिनको वो एआई ढंग से यूज करना नहीं आता, उनकी जॉब्स भी जा रही है बिकॉज ऑफ एआई। बट हम इसको कम कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो करे वो स्कूल से ही एआई के क्लासेस अगर इंट्रोड्यूस कर दे, क्लासेस एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दे, जो कि हम स्टार्टिंग से एआई के बारे में लर्न करें, उसे रेगुलेट करना जाने, ताकि आगे जाके हम इंडस्ट्री और जो एजुकेशन है उसके बीच का गैप, जो स्किल गैप है जो एआई क्रिएट कर रहा है, उसे हम कम कर सकें। अलग अलग पेशे से जुड़े इन लोगों की उम्मीदों को लेकर मोदी 3.0 की क्या तैयारी है, इसकी कुछ झलक आज संसद में पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिली। सरकार की इस आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक देश की तरक्की को और रफ्तार देने के लिए कृषि क्षेत्र इंजन का काम करेगा और देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर रहेगा। इतना ही नहीं, इस आर्थिक सर्वे में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के दौरान देश की जीडीपी की विकास दर 6.5 से 7% रहने का अनुमान जताया है। आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ, 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के कारण इस साल 2 बार बजट पेश हो रहा है। इससे पहले फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया गया था और अब प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली मोदी 3.0 का पहला बजट है, जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की योजनाओं और नीतियों की रूपरेखा तय करेगा। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये बजट अगले 5 साल की दिशा तय करेगा। यहाँ पे मोदी 3.0 का
पहला बजट पेश होने में बहुत कम वक्त रह गया और ऐसे में खास तौर पर प्रधानमंत्री का जो बयान निकल कर आया है यहाँ पर मानसून सत्र से पहले, उन्होंने ये कहा है कि ये जो बजट होगा ना सिर्फ आने वाले 5 सालों की दशा और दिशा तय करेगा बल्कि विकसित भारत की यहाँ पर नींव रखता हुआ भी दिखेगा। रोजगार के मोर्चे की हम लोग बात करें तो सरकार का जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा रहा है। पिछले अंतरिम बजट में आप देखें, यहाँ पे जो अंतरिम बजट आया उसमें भी करीब 11 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात की गई। अब इस बजट में कैपेक्स को लेकर किस तरीके के ऐलान होते हैं, क्या इस बजट को और आगे बढ़ाया जाएगा? क्योंकि देखिए, जब भी कैपेक्स पे निवेश किया जाता है तो इसकी चौतरफा में चीजें देखने को मिलती है, कई तरह की डिमांड क्रिएट होती है, रोजगार के मोर्चे पे स्थिति बेहतर होती है। उसके अलावा PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है वहां पर भी बड़े ऐलान होते हुए दिख सकते हैं। इसके दायरे को बढ़ाया जा सकता है जिससे मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा और रोजगार बढ़ेगा। यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी। ये वित्त मंत्री का 7वां बजट भाषण होगा। इसी के साथ वो लगातार 7 बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। इससे पहले मोरारजी देसाई ने 6 बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन निर्मला सीतारमण जब अपना 7वां बजट पेश करेंगी तो वो मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ देंगी। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ हर्ष वर्मा, गुड न्यूज टुडे। और अब आज शौर्य चक्र से सम्मानित ग्राम रक्षा समिति के सदस्य के घर पर आतंकी हमले की जिसे वक्त रहते सेना की एक टुकड़ी ने नाकाम कर दिया। हालांकि मुठभेड़ करने वाले आतंकी जम्मू के राजौरी के ख्वास इलाके में मौजूद जंगल का फायदा उठाकर वहां भाग गए, जिनको पकड़ने के लिए या फिर ढेर करने के लिए आज तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि 17 घंटे से ज्यादा की बात हो चुकी है, अभी तक आतंकी सुरक्षा बलों की पकड़ से दूर है। कल सुबह फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, लेकिन इस बीच राजौरी डिवीजन के गुंदा गांव में बाहरी और मीडिया कर्मियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। और वहीं आतंकी हमले के दौरान वक्त रहते भारतीय सेना की कार्रवाई से आतंकवाद को पालने और पोसने वाला पाकिस्तान भी दहशत में है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में मौजूद गुंदा गांव के लोग खुशकिस्मत निकले। मुट्ठी भर आतंकियों के मंसूबे नाकाम हो गए। आतंकियों के निशाने पर थे इसी गांव में रहने वाले शौर्य चक्र विजेता परशोत्तम कुमार, जो आधी रात के वक्त घर में सोए हुए थे। बात सामने आ रही कि आतंकवादियों की मंशा थी कि इस गांव में रहने वाले जो ग्राम रक्षा समिति के सदस्य है, खासतौर पर पुरुषोत्तम कुमार, जिसे अभी हाल ही में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, उनके मकान पर और जो बाकी जो ग्राम रक्षा समिति के सदस्य हैं उनके घरों पर हमला करने की मंशा थी और बहुत बड़ी आतंकी वारदात करने का षड्यंत्र रचा गया था। लेकिन समय रहते हमारे सुरक्षा बलों ने, भारतीय सेना ने आतंकियों के काले मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुरुषोत्तम कुमार यहाँ की ग्रामीण रक्षा समिति यानी कि जो ग्राम रक्षा समिति है उसके सदस्य हैं। आतंकियों ने एक ही समय पर ग्राम रक्षा समिति के सदस्य परशोत्तम कुमार के गांव के अलावा पास में ही मौजूद सेना के कैंप पर भी फायरिंग की। दरअसल सुबह 3:10 के आसपास आतंकी आए और उन्होंने अचानक से जो सेना का कैंप है वहां पर उस पर गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन सुरक्षा बल चौकस थे और उन्होंने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और आतंकियों के साथ वहां पर मुठभेड़ छिड़ गई। और ये जो मुठभेड़ है लगभग 10 मिनट तक चलती रही और आतंकी वहां से फिर भाग गए। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच 10 मिनट तक चली मुठभेड़ के बीच सेना का एक जवान भी घायल हो गया, जो अस्पताल में भर्ती है। आतंकी हमला नाकाम होने के बाद आतंकी फरार हो गए, जिनकी धरपकड़ के लिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। राजौरी जिले के खवास इलाके में आने जाने वाले हर व्यक्ति की अब तलाशी ली जा रही है। पूरे जंगल के क्षेत्र में तलाशी अभियान को अगर हम देखें तो काफी बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें इस क्षेत्र का भूगोल, घने जंगल हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, इन्हीं क्षेत्रों में
सुरक्षा बल गए हैं, चाहे भारतीय सेना के सैनिक हो, जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष दस्ता हो, सभी इस समय जंगल के इलाके को खंगाल रहे हैं और प्राथमिकता यही है कि उन आतंकियों को जल्द से जल्द खोज निकाला जाए, उनको ढेर कर दिया जाए। जो गुंदा गांव है वहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, इस पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है। हम बिल्कुल जो निकटतम स्थान है वहां से इस समय रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपको यहाँ के ताजा हालात बता रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार यहाँ पर छानबीन कर रहे हैं, तलाशी अभियान चल रहा है। और आप देखिए यहाँ पर कि जो आने जाने वाले लोग हैं उनकी भी पहचान पत्र देखे जा रहे हैं और गुंदा गांव जो है उसको सील कर दिया गया है, वो क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा आतंकवाद विरोधक अभियान चल रहा है, इसीलिए पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया। और साथ ही में यहाँ पर एहतियातन जो आने जाने वाले लोग हैं उनके सामान की तलाशी हो रही है, उनके पहचान पत्र देखे जा रहे हैं। ग्राम रक्षा समिति के सदस्य परशोत्तम कुमार, जिसे हाल ही में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है, विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण दिखाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद परशोत्तम कुमार को ये सम्मान दिया। परशोत्तम ने आतंकवादियों का पीछा करते हुए अदम्य साहस का परिचय दिया था, जिसकी वजह से एक आतंकवादी मारा गया था। उनकी इस बहादुरी से एक आतंकवादी मारा गया, अतः अद्वितीय सूझबूझ एवं प्रेरक बहादुरी पूर्ण कार्य के लिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। श्री परशोत्तम कुमार। एक महीने के दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। आतंकवादियों ने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया, जिनमें 12 जवान शहीद हुए हैं और 9 आम नागरिकों की मौत हुई है। हाल ही में हमला डोडा में हुआ था, जहां घने जंगलों में सेना के एक सर्च दल पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया था। इस हमले में कैप्टन ब्रजेश थापा समेत 4 जवान शहीद हो गए। आतंकी संगठनों के निशाने पर सुरक्षा बल के अलावा ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्य भी हैं, जिनकी वजह से आतंक के खिलाफ अभियान को नई धार मिली है। साल 2020 में राजौरी पुंछ इलाके में आतंकियों के सिर उठाने के बाद वीडीसी का नाम बदलकर वीजीडी को दोबारा सक्रिय कर दिया गया है, जिसकी वजह से स्थानीय आतंकी संगठनों की भी मुश्किल बढ़ गई है। यही वजह है कि शौर्य चक्र से सम्मानित परशोत्तम कुमार को निशाना बनाकर आतंकी दोबारा दहशत का माहौल बनाकर आम लोगों को संदेश देना चाहते हैं। हालांकि सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से उनके मंसूबे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। जम्मू के राजौरी से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पिछले 1 महीने से जम्मू के जंगलों और पहाड़ी इलाकों में आतंकियों के ज्यादा मूवमेंट की आशंका है। जम्मू के 3-4 जिलों के पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो 40 से 50 पाकिस्तानी आतंकियों के छिपे होने की खबर भी है, जो कि बेहद प्रशिक्षित हैं और उनके पास अमेरिका में बनी बेहद आधुनिक और सोफिस्टिकेटेड M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल होने की भी खबर आई है। और इस बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के सहयोग से ग्राम रक्षा समूह के सदस्यों को ज्यादा ताकत देने की तैयारी कर डाली। वीडीजी सदस्यों को अब 303 राइफल के बजाय SLR और असॉल्ट राइफल जैसे हथियार दिए जा सकते हैं और उन्हें अत्याधुनिक सूचना उपकरण और नाइट विजन डिवाइस भी मिल सकता है। आतंकरोधी अभियानों के लिए ग्राम रक्षा समूहों के सदस्यों को पहले से ज्यादा प्रशिक्षित करने की भी तैयारी की जा रही है। हम इस समय मौजूद हैं ख्वास इलाके में। यही वो स्थान है जहां पर सुबह 3:10 के आसपास एक बहुत बड़ा आतंकी हमला होने वाला था, लेकिन जो चौकस सुरक्षा बल हैं उन्होंने आतंकियों के काले मंसूबों पर पानी फेर दिया। और अगर हम देखें तो जम्मू संभाग के अलग अलग क्षेत्रों में, खासतौर पर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर बड़े आतंकवाद विरोधक अभियान चल रहे हैं, ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि रीइंफोर्समेंट भेजी जा रही है, यानी कि अतिरिक्त जो टुकड़ियां हैं सुरक्षा बलों की भेजी जा रही है। यहाँ ये राजौरी की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि बख्तरबंद गाड़ियों में हमारे सुरक्षा बल जा रहे हैं। दरअसल जो ये पाकिस्तानी आतंकवादी हैं जो घुसपैठ करने में सफल रहे हैं और जो पहाड़ी क्षेत्रों में छिपे हुए हैं, इनके पास चाइनीज स्टील कोटेड बुलेट्स हैं, गोलियां हैं, जो कि बख्तरबंद गाड़ियों को भी पार कर जाते हैं। अब इसीलिए बख्तरबंद गाड़ियों की भी जो
सबसे हाईएस्ट रेंज है, उन गाड़ियों को यहाँ पर लगाया गया है और लगातार यहाँ पर इन विषम परिस्थितियों में हमारे सुरक्षा बल कार्य कर रहे हैं और प्राथमिकता यही है कि जो पाकिस्तानी आतंकवादी यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में छिपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की, जो कि पुरी में नहीं बल्कि 7 समंदर पार लंदन की सड़कों पर निकली है। ओडिशा के भगवान जगन्नाथ यात्रा की तर्ज पर ही यहां से हजारों किलोमीटर दूर लंदन में धूमधाम से रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। लंदन की सड़कों पर आस्था और भक्ति का उल्लास। हरे रामा हरे कृष्णा से गुंजामय ट्राफल्गर स्क्वायर। भारत से हजारों किलोमीटर दूर उत्सव और उल्लास की ये तस्वीरें लंदन की है, जहां रविवार को बड़ी ही धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा हाइड पार्क से शुरू हुई और ट्राफल्गर स्क्वायर पर जाकर खत्म हुई, जहां भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस्कॉन मंदिर की ओर से आयोजित इस धार्मिक उत्सव में सांस्कृतिक एकता भी देखने को मिली। कोई यहाँ स्पेन से आया था तो कोई जर्मनी से। लंदन में रहने वाले भारतीयों की भरमार तो यहाँ रहनी ही थी। इस वक्त मैं हूँ विकास और अनय के साथ ट्राफल्गर स्क्वायर में दर्शन करने आए हैं जगन्नाथ जी के। विकास जी, अपने बच्चों को यहाँ लाना और जोड़ना कितना मुश्किल है, आसान है? हमारे बच्चे अपने संस्कृति से जुड़े रहना चाहते हैं और इन लोगों की इन्होंने कभी अपोज नहीं किया और हमारी और मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको अपनी संस्कृति से जोड़ कर रखें, उनको बताएं। और ये बहुत बड़ा एक ओकेजन है जिससे कि इनको पता चले कि हम भगवान और हिंदुइज्म में बिलीव करते हैं, क्यों करते हैं। और ऐसे फेस्टिवल में मैं इनको बराबर ले जाना चाहता हूँ और इनको दिखाना चाहता हूँ। भारत के ओडिशा की तरह ही लंदन में हर साल धूमधाम से जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई है। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में रौनक देखते ही बनती है। 1969 में स्वामी प्रभुपाद ने लंदन में जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत की थी। तब से सांस्कृतिक उत्सव का ये उल्लास हर साल गर्मी के मौसम में लंदन की सड़कों पर नजर आता है। लंदन से लवीना टंडन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।